नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 13 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 13 क्या है? अगर सामान्य भाषा में इसे समझें तो संविधान का कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाता हो, तो वह स्वतः ही शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब वह समाप्त हो जाएगा। अगर देखेंगे तो आज़ादी के पहले अगर जो भी कानून बने हों और वो संविधान के मूल अधिकार को चोट पहुंचाते हों, तो वह स्वतः ही अमान्य हो जाएंगे। और जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून बने हैं, वह अगर मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाते हैं या फिर उसका उल्लंघन करते हैं, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। तो हम इसे देखते हैं, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। तो आप बने रहिए, चलिए देखते हैं। सरल व्याख्या अगर देखें हम तो पहली बात आती है, संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून भारत में प्रचलित थे, मतलब संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून भारत में प्रचलित थे, लागू होने से पहले मतलब आज़ादी के पहले की बात की जा रही है, जो भी कानून आ रहे होंगे उस समय से, और वह मौलिक अधिकार को वह चोट पहुंचाते हैं, वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो आगे देखते हैं। अगर वे मूल अधिकारों के खिलाफ हैं तो वे शुरू से ही अमान्य माने जाएंगे। जो भी कानून आज़ादी से पहले अगर बने हों और वह मौलिक अधिकार को वह चोट पहुंचाते हैं वहाँ, तो वह क्या हो जाएंगे? अमान्य घोषित हो जाएंगे। मतलब वह अब काम नहीं करेंगे वो। आगे देखते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पर, संविधान लागू होने के बाद जो जो भी कानून बनाया जाएगा, संविधान लागू होने के बाद मतलब यह 26 जनवरी 1950 के बाद की बात की जा रही है। संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून बनाया जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून बनाया जाएगा वह मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर गया तो वह शुरू से ही शून्य माना जाएगा। आज़ादी के बाद कोई भी कानून या फिर संविधान बनने के बाद जो कोई भी कानून अगर बनता है अगर और वह मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है, तो वह स्वतः ही क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे वो, मतलब समाप्त हो जाएंगे वो। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 13 संविधान के मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। बात सही है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर कोई भी अगर संविधान का कानून अगर मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाता हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, तो वह क्या हो जाएंगे? वह समाप्त हो जाएंगे। जब समाप्त हो जाएंगे तो वह क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार का वह रक्षा कर रहा है। कौन? अनुच्छेद 13। आगे देखते हैं। यह संसद और राज्य विधानसभाओं पर भी सीमा तय करता है कि वे ऐसा कोई कानून न बनाएं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें।
यह संसद और राज्य राज्य की जो भी विधान सभाएं हैं उनको यह बताने का प्रयास करता है कि आप ऐसा कोई भी कानून न बनाएं जो कि मौलिक अधिकार का वह उल्लंघन करता हो। अ- अगर आप बनाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा वो। आगे देखते हैं, सरकार पर यह निषेध लगाया है कि वह ऐसा कोई कानून न बनाए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। सरकार को ऐसा कोई कानून बनाने से यह क्या करता है, रोकता है, मतलब निषेध करता है कि आप ऐसा कोई भी कानून न बनाएं जो कि मौलिक अधिकार का वह उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कानून बनाते हैं अगर आप, तो वह क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, बस शून्य हो जाएगा। क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के वो अधिकार हैं जिसे आप छीन नहीं सकते हैं आप। अनुच्छेद 13 उसकी सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है वो। देखते हैं आगे, कानूनों के प्रकार। पहला अगर देखें तो पूर्ववर्ती कानून। पूर्ववर्ती मतलब पहले, पहले कब, छ, जो 26 जनवरी 1950 से पहले बने थे। पू- पूर्ववर्ती कानून मतलब 26 जनवरी 1950 से वह पहले बने थे, मतलब आज़ादी के पहले की बात की जा रही है। पहले बने थे वो, और वो कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन करते हैं तो वह अमान्य घोषित हो जाएंगे, वो अब काम वह नहीं करेंगे। इतना समझ गए होंगे। दूसरी बात आती है जो संविधान लागू होने के बाद बनाए गए हैं। जो संविधान लागू होने के बाद बनाए गए हैं और वो अभी अगर संविधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो अभी क्या हो जाएंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे वो। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। पहला केस आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951, ये क्या है। इस केस में सवाल था कि क्या संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अधीन आता है। यह केस किया गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केस किया गया और कोर्ट से, से पूछा गया कि क्या यह संविधान संशोधन संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अधीन आते हैं। मतलब अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी अगर संशोधन किया जाता है तो वह क्या अनुच्छेद 13 के अधीन आएगा वो। तो न्यायालय ने साफ साफ जवाब दिया कि नहीं, यह इसके अधीन वह नहीं आएगा। जब नहीं आएगा इसके अधीन तो मतलब वह भी स्वतंत्र होगा और यह भी स्वतंत्र होगा। मतलब अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के द्वारा को, कोई भी संशोधन होता है तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अनुच्छेद 13 के अधीन यह नहीं आएगा। क्योंकि भूमि सुधार जब हुआ था 1951 में, तो उससे बचने के लिए ये सब केस किया गया था, लोग न्यायालय गए थे। क्योंकि जो भी है यह शंकरी प्रसाद हैं यह, तो यह जमींदार के घराने से हैं या फिर जमींदार हैं यह। इनकी ज़मीनें छीनी गई थी तो वह उसी के खिलाफ यह केस किए थे। क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत भूमि सुधार हुआ और ऐसा कानून बना कि जो भी जमींदार के पास अगर ज़मीनें हैं एक निश्चित सीमा के बाहर, वह क्या हो जाएंगी, सरकार की हो जाएंगी।
तो अगर वो लोग सोचते कि अगर अनुच्छेद 368 के अधीन यह है, अगर अगर अनुच्छेद 13 अगर अनुच्छेद 368 के अधीन आता है तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो भूमि भूमि सुधार जो भी किए गए हैं वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संशोधन दोनों स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 13 के अधीन अनुच्छेद 368 नहीं आता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, मतलब क्या है, दोनों स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात आती है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। यह भी जमींदार हैं, इनकी भी जमीन छीनी गई थी उस समय जब भूमि सुधार हुआ। तो इनकी भी लगभग में 500 एकड़ जमीन थी इनकी, तो इनका भी छीन लिया गया उस समय। तो यह भी केस किए थे उसी के तहत। और सबका एक ही सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद मूल अधिकारों को नहीं छू सकती क्योंकि वह भी अनुच्छेद 13 के अधीन है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को बदल दिया, क्योंकि 1967 का समय है। इस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, प्रधानमंत्री थी। और इस समय जो भी सरकार थी ना, तो उतना मजबूत नहीं थी। जब मजबूत सरकारें नहीं होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ताकतवर हो जाता है। जब सरकारें मजबूत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दब कर काम करता है। लेकिन 1967 का वो समय था जो कि इंदिरा गांधी के पास उतना बहुमत नहीं था, केवल उतना ही था जिससे केवल सरकारें चल चल सके। लगभग में 283 के आसपास इनके पास सीटें थीं उस समय। तो केवल सरकार को चलाने भर का केवल इनके पास सीट था केवल। तो उस समय सरकारें कमज़ोर थीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया सरकार के खिलाफ हो कि सरकार संसद मूल अधिकार को छू नहीं सकती है, क्योंकि इस समय 11 जजेस की बेंच बैठी थी, 7-6 से फैसला आया था।